आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ब्रह्मभोज के दूसरे दिन निरूपमा नीली को लेकर लौट आई। चित्त में समाज के विरोध में जगा हुआ क्षोभ बराबर उसे बहका रहा था। सोच रही थी, प्राणों की मैत्री के लिए समाज की आवश्यकता है, वैषम्य की सृष्टि करे इसके लिए नहीं। जो समाज शांति नहीं दे सकता उसका त्याग करना ही उचित है। और विवाह जो जीवन की ऋजुकुचित गति को सहज साध्य और रसमय करने के लिए है, अगर रत्ती भर अनुकूल न हुआ, सारी वृत्तियां विरोध पर रही, तो किसी नीति या लोक रुचि के विचार से करना आत्महत्या तुल्य होगा। नीरू कक्ष में बैठी थी। विचार के बाद ही उसे व्रंत मिलान होते हुए स्थल पद्म की याद आई। उसी का चित्र देखती हुई मन में मुस्कुराई। नारी का रहस्यपूर्ण हृदय सहसा अपार शक्ति चमत्कार से जैसे खुल गया। सांत्वना मिली। कक्ष के झरोखे खुले। वर्षा की आर्द्र वायु बहती हुई एकाएक दृष्टि उस स्थान पर गई जहां कुमार को सर्वस्व दान वाली दृष्टि से देखा था। एक गर्म सांस सिक्त वायु से मिलकर बह गई। निर्जन बैठी हुई उसी जगह को देखती रही। कल्पना की कलियों की कितनी प्यालियां भरती ढुलकती रहीं। इसी समय दासी आई। नीरू ने नीली को बुला लाने के लिए कहा। खुद उठकर आईने के सामने खड़ी होकर बाल ठीक कर लिए। क्या है दीदी? चपल आती हुई नीली ने पूछा। चल टहलाए, कहती हुई नीरू जूते पहनने लगी। हाथ पकड़ घर से बाहर होकर सड़क पर आते ही पूछा। नीली, कुमार बाबू का पता मालूम है? हाँ, खुश होकर गर्दन टेढ़ी कर नीली ने कहा। तू अभी गई तो नहीं? नीली हो आई थी। घर आने के आध घंटे बाद पता लगाने गई थी, लेकिन भीतर नहीं गई। सिर्फ मकान पहचान कर चली आई थी। बोली, सिर्फ मकान देखने गई थी। नीरू संतुष्ट होकर चली। नीली के मन में किसी प्रकार के उद्वेग का कारण न रह गया। हेबेट रोड से लाटूश रोड और क्रमशः कुमार बाबू के मकान के पास दीदी को लेकर खड़ा कर दिया। बोली, यही है। आवाज दे। लज्जित स्वर से नीरू ने उत्साह दिया। नीली दरवाजा भड़बड़ाती आवाज देती रही। रामचंद्र ने आकर दरवाजा खोल दिया और नीरू को देखकर भीतर बुलाए बगैर माँ के पास खबर देने के लिए दौड़ा गया। भीतर जाने की ये मुमानियत नहीं बल्कि बड़ी आवभगत है, ये नीरू उसी वक्त समझ गई और धीरे धीरे लज्जिता नववधू की तरह पैर रखती बढ़ती रही। तब तक सावित्री देवी आ गई और बंगला में आओ आओ कहकर हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से भीतर ले चली। नीली आंगन में पहुंचकर रामचंद्र से आलाप परिचय करने लगी। रामचंद्र के गांव से लखनऊ का जो फर्क है, उसी हिसाब से अपने को श्रेष्ठ नागरिक मानकर पूछा। लखनऊ कैसा है? रामचंद्र नीली से दबने वाला न था। स्वर की पहचान करते उसे दिक्कत न हुई। बोला, कलकत्ते के मुकाबले कूड़ा खाना। नीरू ने देखा। छोटा पर सुघर घर है, हवादार, 2 मंजिला। इसके गृहस्थ की साधारण अवस्था होने पर भी कलाप्रियता स्पष्ट है। इसकी प्रत्येक सजावट कहती है। सारी चीजें कायदे से रखी हुई। देशी विलायती फूलों के गमले बरामदे में, पलंग बिस्तर कपड़े साफ। देखती हुई नीरू ने पूछा, माँ ये सब आपका सजाया हुआ है? शुद्ध हिंदी में नीरू ने पूछा, सावित्री देवी के साथ 2 मंजिले के सोने वाले कमरे में मकान देखकर जाती हुई। नहीं माँ, मेरे आने से पहले सजावट के सारे सामान कुमार ने ले रखे थे।
घर की चीजें ले आकर मैंने सुथरे ढंग से लगा दी हैं। सावित्री देवी स्नेह से देखते ही बंगला मिले संबोधन से हिंदी में बोली। बिछे पलंग पर हाथ पकड़कर नीरू को बिठाती हुई, ये कुमार का पलंग है, कहकर परीक्षा की दृष्टि से देखने लगी। बैठी हुई लज्जित नीरू साप्रतिभ हुई कुमारी कंठ से बोली, अब आपको बड़ा कष्ट होता है। गांव में कितना काम आप करती थी, यहां कुछ सुबीता हुआ, पर कुमार बाबू की शादी आप क्यों नहीं करती? उन्हें अपने समाज में लड़की मिलना मुश्किल है, इस भाव को दबाकर सावित्री देवी ने कहा। कुमार होश संभाल कर अपनी ही इच्छा से चल रहा है। उसके विलायत जाने में उसके पिता की राय न थी। उसे खिन्न देखकर मैंने समझाया। जो कुछ थोड़ा सा था भविष्य के अवलंब के रूप में, वो कई साल कुमार के विलायत रहने पर खर्च हो गया। फिर उसके लौटने पर जो मुसीबतें आईं वे तुम्हें मालूम हैं। और अब मेरी रुचि का तो रहा नहीं, जैसा समझेगा करेगा। लेकिन दुनिया में दूसरी की रुचि भी देखनी पड़ती है। अगर किसी को। नीरू एकाएक रुक गई, जैसे उसके बनाते बनाते विषय स्वयं स्वतंत्र होकर बिगड़ा जा रहा हो। सावित्री देवी ने कहा, हाँ मां, ठीक कहती हो। संसार में दूसरे की भी रुचि देखनी पड़ती है। अगर किसी को कुमार प्यार करता होगा तो उसकी रुचि के अनुसार भी उसे चलना होगा। मेल के यही मानी है। अच्छा मां, कुमार बाबू तो विलायत हुआ है, जरूर यहां उनके मन में मैम का रूप होगा। अगर वे मैम ले आएं या किसी एंग्लो इंडियन लड़की से शादी करें तो आपको बड़ी अड़चन होगी। कहकर नीरू मर्म में छिपी हुई सावित्री देवी को बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई मुस्कुराई। अड़चन क्यों होगी मां? पुत्र कन्या का जिस पर स्नेह होता है उसकी ओर स्वभावतः मां की स्नेह धारा बहती है, यदि उस धारा के काटने के क्षुद्र कारण न हुए। सावित्री देवी बाजार से मिठाई नमकीन मंगाने के पैसे निकालने चली। फिर बाहर जाकर रामचंद्र को देकर अस्फुट शब्दों में जल्द ले आने के लिए कहकर भीतर आई। उनकी कुर्सी पर बैठने पर नीरू ने कहा, मां, मैं रामपुर की जमींदार हूं। फिर भी जमींदारी की तरफ से आप पर जो अत्याचार हुए हैं, आपके बाग और जमीन बेदखल किए गए हैं, आपको दूसरी तकलीफें पहुंचाई गई हैं, इनका ज्ञान मुझे न था। इन सब के लिए आपसे माफी मांगने आई हूं। आपने मुझे बुलाया था, फिर भी मैं आपके वहां नहीं जा सकी। दादा का कहना था कि दूसरे भी बुलाएंगे और जाना होगा, ना जाना व्यवहार के विरुद्ध होगा। मलिकवा की मां पान लगाकर ले आई, तश्तरी बगल में रख दी। नीरू ने एक इलायची उठा ली और मलिकवा की मां को देखकर दुखी होकर गर्दन झुकाकर सोचने लगी। क्षमा क्या है मां? मलिकवा की मृत्यु तथा अपने दुखों की स्मृति से गंभीर होकर सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारा था, तुम्हारा हुआ। ईश्वर जब स्नेह का धन, बुढ़ापे का सहारा भी माता पिता से छीन लेता है, तब वैसे साधारण अधिकार के जाने का क्या क्षोभ। मलिकवा की मां को देखो। कुछ देर सहानुभूतिजनक मौन छाया रहा। मलिकवा की मां खड़ी थी, आंखों से आंसू झरने लगे। वो बाहर चली गई। मां, तुम्हें देखकर वो विचार मन में नहीं आता कि तुम दूसरे घर की हो। रामचंद्र के लिए जो स्नेह तुम्हारा बहता है, उसी स्नेह का प्रवाह तुम्हारी दृष्टि से आता हुआ मैं अनुभव करती हूं। तुम्हारी दृष्टि को मेरे सत्य और असत्य का पता अवश्य लग जाएगा। और मैं बड़प्पन नहीं जता रही, ये तुम समझती हो, और तुम्हारे सामने सदैव मेरा छुटपन ही तुम्हारा श्रेष्ठ दान स्नेह प्राप्त करेगा। कुमार बाबू की रुचि में मैं बाधा नहीं डालती, पर रामचंद्र की पढ़ाई के लिए हुई मेरी सेवा जो उन्हें मंजूर नहीं हुई, इसके क्या यही मानी नहीं कि उन्होंने मुझे समझाया कि रामचंद्र पर उन्हीं का अधिकार है? खैर, मैं उनके अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, सिर्फ कहना चाहती हूं कि मेरा जो अधिकार था उसका मैंने भी उचित प्रयोग किया है। आपके बाग और खेत ज्यों के त्यों आपके होंगे। जमींदार ने उन पर से अपना कब्जा उठा लिया है। आप कहें तो बाग की हैसियत जो नहीं रही, ठीक करा दी जाए। सावित्री देवी स्नेह से पूर्ण हो मधुर स्वर से बोली, मां, तुम्हारी सहानुभूति दूसरे को ठीक नहीं समझती है। मुझे उसकी पहचान है, पर यह ठीक नहीं। गांव में सभी तुम्हारे हैं, सबके लिए तुम्हारा एक ही भाव होना चाहिए। दूसरे इससे दुखी होंगे। कानूनन वो सब तुम्हारा है। मुझे मिलना होता तो कानूनन तुम ही मुझे मिली होती। सावित्री देवी ने सीधे विचार से कहा।
नीरू हृदय की गहनता में निश्चल थी, स्वल्प लज्जित हो गई। अपने को कुमारी रूप से फिर संवार कर बोली, मलिकवा की मां को 3 बीघे माफी देने का प्रबंध मैंने कर दिया है। वो जब तक जिएंगी खाएंगी। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती थी, पर आपने पहले ही मुझे चोट पहुंचाकर निराश कर दिया। चोट नहीं, मैं कायदे की बात कर रही थी। पर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं कहती हूं, जैसा तुमने दावा पेश किया है रामचंद्र पर, तुम्हारा वैसा ही अधिकार है जैसा कुमार का। तुम्हें जो कुछ देना है रामचंद्र को दो, मैं उसे लेने के लिए कहूंगी और उसे तुम्हारी दी वस्तु संपत्ति लेते हुए खुशी होगी, मैं जानती हूं। प्रसन्न होकर नीरू मुस्कुराई, कहा, बाग और खेत तो हुए ही रामचंद्र बाबू के। आपके 2 मकान भी कानपुर में हैं? हाँ, कुछ व्याकुल होकर सावित्री देवी ने कहा, कुमार की पढ़ाई के खर्च में रेहन किए गए थे। हाँ, महाजन को रुपए की जरूरत है, मैं रुपए देकर रजिस्ट्री खरीद रही हूं। वे मकान भी रामचंद्र बाबू को मिलेंगे। सावित्री देवी सविस्मय मुंह की ओर ताक कर रह गई। इसी समय मलिकवा की मां कुछ पूछने के लिए सावित्री देवी को बुलाने आई। उन्होंने संयत प्रसन्नता से पूछा, मलिकवा की अम्मा, इन्हें पहचानती हैं? गांव की मालकिन हैं। मलिकवा की मां ने सर हिलाकर सूचित किया कि पहचानती हैं। मुस्कुराकर सावित्री देवी ने कहा, 3 बीघा माफी तुझे इन्होंने दी है, माथा टेककर पैरों पड़। मलिकवा की मां विक्षिप्त आश्वासन से हंसकर उसी तरह पैरों पड़ी। इसी समय बाहर गया हुआ रामचंद्र आया और 2 मंजिल के आंगन से मां को आवाज दी। नीली रामचंद्र के साथ रह गई थी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।